मेरा नाम साक्षी है। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मेरे पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। मेरे ससुराल में मेरी एक पागल हरकतें करने वाली जवान नंद रहती थी। एक दिन मैं उसको खाना देने के लिए उसके कमरे में जा रही थी। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे से अंदर घुसी, मेरे सर पर मेरी नंद ने चप्पल फेंक कर मार दी। मैंने गुस्से से कहा, ओहो पागल, ये क्या किया है? वो चप्पल मेरे सर पर बड़ी जोर से लगा था, जिस पर मैं जोर से चीख पड़ी। मेरी नंद की तरफ देखा तो सामने ही मुझे हा 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 की आवाज सुनने को मिली। वो खड़ी हुई उछल उछल कर न सिर्फ खूब जोर जोर से हंस रही थी, बल्कि पागलों की तरह तालियां भी बजा रही थी। वो इस टाइम सिंपल से ही फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। बिल्कुल किसी बच्ची की तरह लग रही थी। दुपट्टा दूर जमीन पर पड़ा हुआ था। वो ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, नॉर्मल सी शक्ल सूरत वाली लड़की थी। मैंने अपनी नंद से कहा, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तू मुझे मारेगी, मुझे चोट पहुंचाएगी। मैंने गुस्से से भड़क कर कहा तो वो डर कर कांपने लगी थी। कहने लगी, माफ कर दो ना भाभी। वो मुझे गुस्से में देखकर जल्दी से माफिया मांगने लगी थी, बल्कि मेरे गुस्से से वो डर गई थी। जिस पर मैंने उसे घूर कर देखा और फिर खाने की ट्रे उसके आगे कर दी और कहा कि चुपचाप खाना खा ले, और खबरदार अगर जरा भी गंदगी फैलाई तो तेरी खैर नहीं। मैंने एक बार फिर से उसे धमकी दी तो वो शराफत से सर हिलाकर बेड पर बैठकर खाना खाने लगी थी। वो सहम गई थी और मैं उसे खाना देकर उसके कमरे से बाहर आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी धमकी के बाद वो शराफत से ही खाना खाएगी और गंदगी भी नहीं करेगी, कोई उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करेगी। मैं बाहर आ गई तो मेरी नज़र जैसे ही सामने की तरफ पड़ी, जहाँ पर मेरी पड़ोसन आकर बैठी हुई थी। वो सोफे पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा भी मौजूद था। मैंने बड़ी हैरत से देखा था कि वो किस खुशी में हमारे घर मिठाई लेकर आ गई है। मैं यही सब सोचते हुए उसके करीब चली गई थी और उसके सामने रखे हुए सोफे पर बैठकर उसके हालचाल पूछने लगी। उसने मेरी तरफ मिठाई बढ़ा दी तो मैंने उससे मिठाई लाने की वजह पूछी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसके चेहरे की खुशी से साफ पता चल रहा था कि बात किसी बड़ी खुशी की है। जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इसकी खुशी के ठिकाने ही नहीं। पड़ोसन ने बताया कि मेरे भैया के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ है। मैं मिलने गई तो देखा कि बेटा बहुत ही प्यारा और गोल मटोल खूब सेहतमंद है। मेरे मायके में तो सारे लोग बहुत ही खुश हैं। मेरे भैया भाभी के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं हैं, और इस खुशी में मेरे भैया ने हम सब बहनों को सोने की अंगूठियां बनाकर दी है। खुशी और मिठाई की वजह बताने के साथ साथ पड़ोसन ने अपनी उंगलियों में पहनी हुई सोने की अंगूठी भी दिखाई, तो मेरे दिल से हैरत निकली थी कि सोने की अंगूठी देखकर नहीं, बल्कि बच्चे के जन्म का सुनकर। दौलत की मुझे कभी कोई कमी नहीं रही थी और ना ही मुझे कोई लालच था, बल्कि भगवान ने जिस हाल में भी रखा हुआ था मैं उसी हाल में खुशी खुशी रह लेती थी। मैं अपने मायके से ही ज्यादा अमीर नहीं थी। मेरे माता पिता भी गरीब ही थे, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ गरीबी में भी खुशी खुशी ही रह रही थी। मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। ससुराल मिला तो ससुराल में मुझे हर तरह का सुख मिला था। अच्छा पति था, पति की नौकरी भी अच्छी थी। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक चीज की थी। इसके मामले में मैं बेबस हो गई थी, और वो थी संतान। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं हो सकी थी। मैंने काफी सारे चेकअप भी करवा लिए थे, बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखा लिया था। उसके बाद भी यही पता चला था कि मैं बांझ हूँ। लेकिन मैं आज तक अपनी इस कमजोरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं एक न एक दिन माँ जरूर बनूंगी। मैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए धीरे धीरे दवाइयाँ खाती रहती थी। जो भी जिस डॉक्टर के बारे में बताता है उसी का ट्रीटमेंट कर लिया करती थी। मेरे पति ने कभी डॉक्टरों में होने वाले खर्च की भी कोई फिक्र नहीं की थी, मगर आज भी मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैं जब भी किसी के बच्चे की खबर सुनती तो मेरा दिल टूट जाता था। मेरे दिल में तो ममता जागने लगती थी। मैं चाहती थी कि काश मेरे पास भी बच्चा हो। मैं दूसरों के बच्चे के जन्म की खबर सुनकर दुखी हो जाती थी या उनसे नफरत करती थी, बल्कि ये खबर सुनकर मुझे अपनी कमजोरी का शिद्दत से एहसास होता था और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। और अभी अपनी पड़ोसन के मुंह से उसके भाई के बच्चे के जन्म की खबर सुनकर मैं उदास सी हो गई थी। मैंने चेहरा साफ करके अपनी पड़ोसन को देखा
तो वो भी तरस भरी नज़रों से मुझे ही देख रही थी। वो मेरी पड़ोसन ही नहीं बल्कि मेरी अच्छी दोस्त भी थी। उसका नाम शालिनी था। वो जानती थी कि मैं बांझ हूँ और अभी तक मेरे पास कोई बच्चा नहीं है और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, देखो साक्षी, मैं जानती हूँ कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती और इस हकीकत को तुम भी झुठला नहीं सकती। कब तक तुम दूसरों के बच्चों को देख देख कर आहें भरती रहोगी? मुझे पता है कि तुम भी माँ बनना चाहती हो। तुम्हारे दिल में भी बच्चे की ममता जाग उठती है। तुम्हारे पति में कोई कमी नहीं, तो तुम औलाद के लिए अपने पति की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती हो? शालिनी ने जो मुझे एडवाइस दी तो मैंने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। वो खुद शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ भी थी। वो तो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। आखिर वो मेरे दुख को कैसे समझ सकती थी? मैंने उससे कहा कि रहने दो, तुम नहीं समझोगी। एक बार सौतन आ जाए तो फिर अपना पति अपना नहीं रहता। एक औरत अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी के साथ नहीं बांट सकती। पति को बांटने से बेहतर है मैं बेऔलाद ही रहूंगी। वैसे मिठाई बहुत अच्छी है। अपनी भाभी को मेरी तरफ से बच्चे की बधाइयाँ दे देना। मैंने शालिनी की तरफ से अपना मूड चेंज कर लिया था, तो वो भी कुछ देर हमारे घर पर बैठकर अपने घर चली गई थी। सिर्फ कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। पति अपनी पत्नी को भुलाकर दूसरी पत्नी को लाकर उसके साथ जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन पत्नी अपने पति को इतनी आसानी से नहीं भूलती। और मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। बच्चा तो पहले ही नहीं था, फिर पति भी छिन जाता तो ना जाने मेरा क्या होता। उसके जाने के बाद बची हुई मिठाई मैंने अपनी नंद को दे दी और बची हुई फ्रिज में रखकर अपनी बेरंग सी जिंदगी के बारे में सोचते सोचते काम में बिजी हो गई थी। मेरी उम्र इस टाइम 32 साल है। मेरी शादी जब मेरे पति से हुई थी तब मेरी उम्र 25 साल थी और आज मेरे और मेरे पति की शादी को 7 साल पूरे हो चुके थे। मगर इन 7 सालों में अभी तक मेरे पास संतान नहीं थी और जब डॉक्टर का चेकअप करवाया तो ये बात सामने आ गई कि मैं बांझ हूँ और कभी भी मां नहीं बन सकती। ये खबर जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मैं खुद भी शॉक्ड रह गई थी, लेकिन मैंने अपने पति विहान को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो आदमी था। मुझे छोड़ देता और औलाद के लिए शायद दूसरी शादी भी कर लेता तो मैं क्या करती? मैं तो वैसे भी गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ मेरी शादी की थी। मैं तो बर्बाद होकर रह जाती। मेरे पति के पूछने पर मैंने यही बताया था कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरे अंदर कोई कमी या कोई बीमारी नहीं, बस भगवान की तरफ से ही देर है। और मेरी बात पर मेरे पति ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। ये सब कुछ मैंने अपना घर बचाने के लिए ही तो किया था। इसके अलावा मेरा और कोई भी गलत इरादा नहीं था। मेरे मायके में मेरे 2 भाई थे और दोनों ही अपने बच्चों और परिवारों में बिजी थे। 2 भाइयों के अलावा मेरी 2 बहनें भी थीं। वो दोनों भी शादीशुदा थीं और बच्चों वाली थीं। एक मैं ही थी जिसके पास कोई बच्चा नहीं था। मेरे माता पिता ने मेरी शादी बड़ी गरीबी भरे हालात में की थी। वो तो मेरी शादी करने के बाद मुझे भूल गए थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और मैं भी शादी के बाद दोबारा अपने मायके नहीं गई थी। भैया भी अपने बच्चों और पत्नी में बिजी रहते थे। उन्हें भी अपनी बहनों से कोई मतलब नहीं था। मेरी बहन के साथ साथ मैं भी अपनी जिंदगी में खुश थी, लेकिन मेरी जिंदगी में बस संतान की ही कमी थी। भाइयों के बच्चों को देख देखकर मेरे दिल में संतान की हसरत जागती थी। तभी मैंने अपने मायके में भी जाना छोड़ दिया। वो लोग तो पहले ही मेरी तरफ कम आते थे और अब तो आना जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मेरे ससुराल में मेरे पति, सास ससुर और एक नंद थी। सास ससुर तो एक एक्सीडेंट में मर गए थे, लेकिन मेरी नंद पागल थी और जब से मैं शादी करके अपनी ससुराल में आई थी, मेरी नंद को मैंने इसी तरह से पागल देखा था। वो नॉर्मल सी शक्ल की मेरी नंद पागल कैसे और क्यों हुई थी, ये मैं नहीं जानती थी। ना ही मेरे पूछने पर मुझे बताया गया था कि मेरी नंद पागल किस तरह से हुई थी। वो बचपन से ही ऐसी थी या फिर किसी हादसे का शिकार हो गई थी, जिस वजह से वो पागल हो गई थी। मेरे पति ने मुझे ये कह दिया था कि तुम्हें मेरी बहन का अपनी बहनों की तरह ही ख्याल रखना है, कभी मेरी बहन को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था।
तभी मैंने अपने दिलो जान से अपनी नंद को बहन मानकर उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। विहान एक अच्छे पति साबित हुए थे और जब मैं उसकी बहन मतलब अपनी नंद का ख्याल रखती तो वो और भी ज्यादा मुझसे खुश रहते थे। मेरी नंद का नाम रेनू था। मेरे पति मुझसे खुश होकर मेरी हर डिमांड को पूरा करते थे। सास ससुर के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी, क्योंकि मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। मैं इस घर के इकलौते बेटे की पत्नी और इकलौती बहू थी। मेरे पति दूसरे शहर में काम करते थे, जिसकी वजह से घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका बिजनेस बहुत अच्छा था। उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। वो हर महीने में 2 दिन के लिए घर पर आते थे। मेरे पति के पीछे मेरी नंद रेनू की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। मेरी नंद कभी तो नॉर्मल रहती थी और कभी कभी उसे पागलपन का दौरा पड़ जाता था। वो मुझ पर हमला भी करती थी और जिसकी वजह से मैं उसे ज्यादातर कमरे में ही बंद करने लगी थी ताकि वो मुझे नुकसान न पहुंचा सके। जिंदगी इसी तरह से रफ्तार से गुजरती चली जा रही थी। शुरू के दिनों में खुशी थी अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर, मगर जैसे ही अपने बांझ होने की खबर मिली तो मेरा दिल टूटकर रह गया था और मैं मुरझाई सी रहने लगी थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कहीं घूमने फिरने का भी दिल नहीं करता था, मगर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने सारी दुनिया से दूरी बना ली थी और सारा दिन खुद को घर के कामों में बिजी रखती थी और रेनू की तरफ अपना ध्यान बटाती रहती थी। मेरी सिर्फ अपनी पड़ोसन से ही दोस्ती थी। इसके अलावा मैं मोहल्ले में किसी से बातचीत तक नहीं करती थी और ना ही किसी का हमारे घर पर आना जाना होता था। मैं किसी के घर भी आती जाती नहीं थी। अपने पति के जाने के बाद न जाने में कितने दिन तक उदास सी घूमती फिरती रहती थी। रेनू अपने कमरे में थी और उसके कमरे में उसके जोर जोर से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, जिस पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरी नंद इस तरह की हरकत रोज किया करती थी, जिससे मैं अब बोर हो गई थी, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरे पति रेनू की वजह से ही मुझे छोड़कर दूसरी शादी नहीं करते हैं, क्योंकि हर कोई मेरी तरह उसका ख्याल नहीं रख सकेगी और हर औरत मेरी जैसी नहीं होगी जो मेरी नंद के पागलपन का ध्यान रखेगी, उसको बर्दाश्त करेगी। अब मैं यही सब सोच रही थी जब मेरे दिमाग में अचानक धमाका हो गया और मैं चौंक उठी। अचानक ही जो ख्याल मेरे दिमाग में आया था वो पहले कभी नहीं आया था और अब जो मेरे दिमाग में आया था वो बहुत ही खुश कर देने वाला था। मैंने जल्दी से अपने दिमाग में फैसला कर लिया और इस इरादे में जीत गई थी, क्योंकि मुझे वैसे भी औलाद चाहिए थी। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी नंद की शादी करवा दूंगी। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि जब मेरी पागल नंद की शादी हो जाएगी तो फिर वो प्रेग्नेंट होगी तो मैं उससे उसका बच्चा लेकर अपने पास रख लूंगी। वैसे भी वो तो पागल है। उसके ससुराल वाले उसे पागल देखकर ज्यादा दिन अपने घर पर नहीं रखेंगे और छोड़ देंगे। इसी तरह मुझे बच्चा भी मिल जाएगा और नंद भी कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाएगी और वापस भी आ जाएगी, जिससे मेरे पति को भी कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे पति 1 महीने पहले ही वापस गए थे और इतनी जल्दी वो वापस आने वाले नहीं थे, क्योंकि उनका काम इन दिनों ज्यादा चल रहा था, इसलिए उनके पास फुर्सत नहीं थी। मेरे पति को आते आते लगभग 5 महीने लग जाने थे, क्योंकि मेरे पति ने कह दिया था कि वो लगभग 7-8 महीने तक नहीं आएंगे, जबकि मैंने तो 5 महीने का ही आइडिया लगाया था। मैंने अपनी नंद रेनू के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिया था ताकि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और जल्द से जल्द मुझे बच्चा मिल जाए, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। मेरी नंद पागल थी और देखने में खूबसूरत भी नहीं थी, इसलिए उसका रिश्ता आसानी से नहीं लग पा रहा था। कोई भी पागल लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। शायद अगर मेरी नंद खूबसूरत होती तो कोई उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता, लेकिन वो तो बस नॉर्मल सी ही शक्ल वाली थी, फिर ऊपर से पागल थी, इसलिए उसके रिश्ते में मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। फिर आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले ही आई थी। मेरी मेहनत की वजह से रेनू के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया था। लड़की की माँ और बहन मेरी नंद रेनू को देखने के लिए आई तो मैंने रेनू को तैयार करके उनके सामने अच्छे से बैठा दिया था और उसको बहुत सख्ती से समझाया था कि वो उन लोगों के सामने कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगी और ना ही फिजूल बातें बोलेगी, जिस पर मेरी ननद सिर हिलाकर समझ गई थी
और कहने लगी थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, और उन लोगों के सामने खामोश होकर बैठ गई थी। लड़की की माँ रेनू से अलग अलग तरह के सवाल करती रही थी, जिनके जवाब मैं ही दे रही थी। रेनू सिर्फ खामोश ही सर झुकाकर बैठी रही थी। इस बात से मैं बहुत खुश थी कि रेनू ने मेरी बात मान ली थी, मगर अगले ही पल मेरी खुशी अचानक ही गायब हो गई थी। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो रेनू एकदम ही टेबल पर रखे हुए नाश्ते पर झपट गई और बुरी तरह से मुंह मारकर नाश्ता लपक लपक कर खाने लगी, जिस पर लड़के की माँ और बहन ने बहुत एतराज़ किया था और वो बड़े गुस्से की नज़र से उसे देख रही थी। मैंने नॉर्मल सा मुस्कुराकर उसे मना करना चाहा तो वो उठकर खड़ी हुई और नमकीन की प्लेट में मुंह डालकर तालियां बजाने लगी। वो उन लोगों के सामने अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। तभी लड़की की बहन ने जोर से कहा, अरे ये लड़की तो पागल है। लड़की की माँ ने भी गुस्से से कहा कि ये क्या हरकतें कर रही है ये। रेनू ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और हाँ में सिर हिलाने लगी। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। रेनू पागल है, मैं रेनू हूँ, मेरा नाम रेनू है, मैं पागल हूँ। वो ऐसे ऐसे शब्द कह रही थी। मैं तो ये सब देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। वो दोनों गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हमारे सामने तो तुम अपनी नंद की बड़ी तारीफें कर रही थी, मगर ये लड़की तो पागल है। इसका मतलब तुम हमसे झूठ बोल रही थी। तुम अपनी पागल नंद को मेरे बेटे के पल्ले बांधना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? लड़के की माँ ने मुझे गुस्से से देखा और वो मेरी अच्छी खासी इंसल्ट करके घर से जा चुकी थी। मैंने गुस्से से रेनू को पकड़ा और कमरे के अंदर बंद कर दिया और सजा के तौर पर एक टाइम का खाना उसे नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। तुमने उन लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी। अब मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती थी, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। तभी मैंने रेनू के लिए कोई और रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया, ताकि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूं और अपने प्लान में कामयाब हो सकूं। इसके बाद भी 2-3 रिश्ते आए, मगर जैसे ही वो रेनू को देखने आए, घर आते ही उन लोगों ने रेनू की किसी न किसी हरकत से पता लगा ही लिया था कि वो पागल है, और इसी तरह से रिश्ता होते होते ही रह जाता था। रेनू की इन हरकतों से मैं बहुत तंग आ गई थी और जितना चाहती थी कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए, अब उतनी ही देर होती चली जा रही थी, जिस पर मैं मायूस होती चली जा रही थी। अचानक एक दिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जिस पर मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया, और अब मुझे यकीन था कि इस बार रेनू की शादी हो ही जाएगी। इन्हीं दिनों एक रिश्ता आया। वो लोग अच्छे और अमीर फैमिली वाले लोग थे और कुछ सीधे भी लग रहे थे। मैंने फ़ोन पर उनसे सारी बातचीत की और फिर रेनू के बजाय अपनी फ़ोटो भेज दी, क्योंकि रेनू को तो वो लोग कभी भी पसंद नहीं करते और उन लोगों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था, क्योंकि मैं रेनू से ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने उन्हें अपनी फ़ोटो सेंड कर दी, लेकिन लड़की का नाम रेनू ही बताया था और वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। उन लोगों ने फ़ोटो देखते ही पसंद कर लिया था और कहा कि वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अब कम से कम इसकी शादी हो सकेगी। अब अपनी जगह रेनू को कब और कैसे बैठाना था, ये भी मैंने सोच लिया था। बस ऊपर वाला मेरा साथ दे देता, ताकि इसकी शादी में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती। ये सब मैं सिर्फ औलाद की खातिर ही कर रही थी, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करती। मुझे रेनू के साथ ऐसा करते हुए गलत महसूस हो रहा था। फ़ोन पर ही सब कुछ तय कर लिया गया था, क्योंकि अगर मैं उन्हें अपने घर बुलाती तो वो लोग पक्का समझ जाते कि रेनू कौन है और मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है, और मैं उसकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ। उनको भी अपने बेटे की शादी की बहुत जल्दी थी और उन्हें जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करनी थी। तभी उन्होंने भी ज़्यादा एतराज़ नहीं किया था और शादी की डेट फिक्स हो गई थी। सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे चेहरे की थी कि अगर उन्होंने मुझे शादी के टाइम देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने जिस लड़की को पसंद किया है और जिस चेहरे को वो खुद पसंद करके वो शादी के लिए पसंद कर चुके हैं, वो चेहरा तो रेनू का नहीं बल्कि रेनू की भाभी का है। और ऐसा मैं नहीं चाहती थी, और इसका सॉल्यूशन भी मैंने जल्दी ही तलाश कर लिया था, जिसे सोचकर मैं रिलैक्स हो गई थी। मैंने सोचा कि रेनू के चेहरे पर घूंघट दे दूंगी और खुद चेहरे पर मास्क लगा लूंगी। अगर कोई इनमें से पूछेगा कि आपके चेहरे पर मास्क क्यों है, तो कह दूंगी कि मुझे खांसी हो रही है।
मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी का शिकार कोई और भी हो जाए, इसीलिए मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हूँ और चेहरे पर मास्क भी लगा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी कुछ दिनों पहले कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया था। इसलिए मेरे मास्क लगाने पर किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होता। शादी की डेट तो फाइनल हो चुकी थी, तभी मैंने शादी की छोटी मोटी तैयारी करना भी शुरू कर दी थी, जिनमें रेनू के लिए कपड़े वगैरह और मेहमानों के लिए खाना वगैरह शामिल कर लिया था। फिलहाल वो दिन भी आ गया था जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मेहमान जल्दी ही आ गए थे। रेनू को मैंने घर पर ही तैयार करके घूंघट उड़ा दिया था और उसे लालच दिया था कि अगर वो मेहमानों के सामने सारा टाइम खामोश रहेगी और सिर्फ तभी बोलेगी जब मैं उससे कहूँगी, तो मैं उसे ढेर सारी टॉफ़ियाँ दूंगी और चूड़ियाँ भी लाकर दूंगी। रेनू को चूड़ियाँ बहुत पसंद थीं, इसलिए वो जल्दी ही इस लालच में आ गई थी। उसने मुझसे वादा किया था कि जैसा मैं कहूँगी वो वैसा ही करेगी। मैं उसे तैयार करके मंडप ले आई थी। वो इतना सज सवर के बेहद खुश हो रही थी, मगर वादे के मुताबिक खामोश ही रही थी। मैंने मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया था। जल्दी जल्दी शादी की सारी रस्में हो गई थी। जैसे तैसे करके मैं कामयाब हो गई थी और ये शादी सही से कंप्लीट हो गई थी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि रेनू ने इस बार मेरा बहुत साथ दिया था। जैसा मैंने उसको समझाया था उसने वैसा ही किया था। थोड़ी देर के बाद शादी पूरे तरीके से संपन्न हो गई थी। मेहमानों ने खाना भी खा लिया था। उसके बाद मैंने रेनू को ढेरों आशीर्वाद के साथ विदा कर दिया था। उसकी विदाई हो जाने के बाद घर बिल्कुल खाली हो गया था, क्योंकि सारे मेहमान चले गए थे और रात हो गई थी। मैं भी आराम करने चली थी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने ही तो सब कुछ किया था और फिर शादी वाले घर में थकान तो हो ही जाती है। सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा मैंने सोचा था और अब तक मेरी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ होता चला आ रहा था, जिस पर मैं बहुत खुश थी। और अब बस बाकी का सब मेरे प्लान के मुताबिक होता तो मेरे पास भी औलाद होती, जो कि होती तो रेनू की, लेकिन उसे पालती मैं। फ्यूचर के सुहाने सपने सजाकर मैं गहरी नींद में सो गई थी। अगले दिन मैं बेफिक्री से उठी और नाश्ता वगैरह किया। अभी नाश्ते से फ्री हुई थी जब रेनू की ससुराल से फ़ोन आया। मैंने तेज़ी से कॉल रिसीव की तो उन्होंने मुझे जल्दी ही अपने घर आने के लिए कहा। मैं उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो गई थी और जल्दी ही मैंने मास्क भी लगा लिया था। लगभग आधे घंटे के बाद मैं रेनू की ससुराल पहुंच गई थी। वहां पहुंची तो हैरान रह गई थी, क्योंकि रेनू के पति ने उसे शादी की अगली सुबह ही डाइवोर्स दे दी थी। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। उसके ससुराल वाले मुझे बहुत बातें सुना रहे थे कि मैंने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जबकि वो हर बात से अनजान थे। अब भी रेनू पागलों वाली हरकतें कर रही थी। उनकी इतनी भली बुरी बातें सुनकर मैं रेनू को लेकर आ गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाई। तभी चुपचाप फिर से इसी गम के साथ जीने लगी कि मेरी औलाद नहीं है। मगर अभी एक हफ्ता ही हुआ था जब अचानक रेनू की तबीयत खराब हो गई। वो बार बार उल्टियाँ कर रही थी और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, जिस पर मैं समझ गई थी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बात से मैं बहुत खुश हो गई थी और मैं उसका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। मैं घर पर ही सब कुछ मैनेज कर रही थी। उसे खाने को अच्छा अच्छा खाना देती थी, मगर मैं उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना चाहती थी कि कहीं किसी को इस बारे में कुछ पता न चल जाए कि मैंने अपनी पागल नंद की शादी करवा दी थी, क्योंकि इस बच्चे को मैं अपना बच्चा ही कहलवाना चाहती थी। दिन बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहे थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदलने लगे थे, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था रेनू की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। मैं जब भी उससे बच्चे के बारे में बात करती थी तो बस वो रोती ही रहती थी और कहती थी, भाभी मेरे पेट में न जाने क्या आ गया है, देखो मेरा पेट कितना बढ़ गया है। मैं उसकी ये बातें सुनकर अब बोर हो गई थी और मुझे लगने लगा था कि अब वो मुझे जानबूझकर तंग करने लगी है, इसलिए वो ऐसी बातें करती है। कभी कभी उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता था, हद से ज़्यादा उसका दर्द बढ़ जाता तो मैं उसे अस्पताल ले जाने के बजाय घर पर ही मेडिकल से कोई दवाई लाकर दे देती थी, जिससे उसको थोड़ा बहुत आराम मिल जाता था। मगर धीरे धीरे मैंने उसके दर्द की चीखें इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं अपने काम में बिजी रहती थी और उसके चीखने चिल्लाने पर ध्यान नहीं देती थी।
वो हर टाइम अपने कमरे में पड़ी रहती थी और बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी। वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी। कहती थी, देखो भाभी, मेरा पेट कितना बड़ा हो गया, इसमें ना जाने ऐसा क्या है जो मुझे परेशान करता है, जिस पर मुझे कभी कभी उस पर बहुत गुस्सा आता था। वो कहती, कहीं मेरे पेट के अंदर कोई सांप तो नहीं पल रहा। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि वो मेरे होने वाले बच्चे को सांप कह रही है, लेकिन मैं उसकी हालत देखकर अपना गुस्सा भी उस पर नहीं उतारती थी, बल्कि उसका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी और फल फ्रूट्स उसे बार बार खाने के लिए देती रहती थी। इसी तरह से 9 महीने गुजर गए थे, लेकिन मेरी नंद रेनू ने अभी तक बच्चा पैदा नहीं किया था, जिस पर मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। मगर ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देती थी कि कभी कभी दिन आगे पीछे भी हो जाते हैं। मगर जब 1 हफ्ता और गुजर गया लेकिन मेरी नंद ने अभी तक बच्चा पैदा नहीं किया, तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि 10वें महीने के 10 दिन लग चुके थे। मैं उसे अस्पताल ले गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी नंद या उसके होने वाले बच्चे को कुछ भी हो। अभी तक मेरे पति भी घर नहीं आए थे। मेरी सिर्फ उनसे फ़ोन पर ही बात होती थी। वो कहते कि तुम्हें मेरी ज़रूरत तो नहीं है, क्या मैं 1-2 दिन के लिए घर आ जाऊं? तो मैं अपने पति से कह देती थी कि नहीं, आप काम पर ध्यान दो, मैं घर में सब कुछ संभाल रही हूँ। मेरे पति का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी थे। मैंने कहा, आप आराम से अपने काम पर ध्यान दो, मेरी फिक्र मत करो, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आ जाना। अब मुझे इन्हीं दिनों में सब कुछ करना था, लेकिन अब मेरे पति के घर आने के दिन भी करीब आ रहे थे। अगर वो बहन की ऐसी हालत देख लेते तो ना जाने उनका क्या रिएक्शन होता। मैं जल्दी से रेनू को अस्पताल लेकर पहुंच गई थी। मैंने जल्दी से इसका चेकअप करने के लिए कहा, मगर डॉक्टर उसे देखते ही परेशान हो गए, क्योंकि उसका पेट आम औरतों के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा बड़ा था। मुझे भी हैरत होती थी जब मैं उसका हद से ज़्यादा बड़ा हुआ पेट देखती थी, मगर फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देती थी कि शायद उसके जुड़वा बच्चे होंगे। लेकिन अब डॉक्टर का रिएक्शन देखकर मैं भी पूरी तरह से घबरा गई थी। डॉक्टर काफ़ी परेशान लग रहे थे। जल्दी ही वो मेरी नंद रेनू को कमरे में ले गए ताकि उसका चेकअप किया जा सके। मैं बाहर ही कुर्सी पर बैठी हुई थी। डॉक्टर ने उसका अर्जेंट चेकअप किया तो उसकी चीखों की आवाज़ें बाहर निकल गईं, क्योंकि मेरी नंद रेनू के पेट में बच्चा तो था, लेकिन बच्चे के साथ साथ उसके पेट में बच्चों के साइज़ की रसोली भी मौजूद थी, जो इस बच्चे के साथ साथ ही बड़ी होती गई और टाइम पर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उसका साइज़ भी बढ़ता गया और इसी वजह से मेरी नंद रेनू को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ये सारी बातें मुझे तब पता चली जब मैं डॉक्टर की चीखें सुनकर तेजी से अंदर की तरफ जा घुसी, जहां वो सब मेरी नंद रेनू के इधर उधर गोल घेरा बनाकर खड़े हुए थे और परेशान थे और कुछ डरे हुए लग रहे थे। उन लोगों का कहना था कि इस रसोली के साथ बच्चे का जन्म कैसे होगा। नर्स ने मुझे सारी बात बताई तो डर की वजह से मेरी भी जान निकलने लगी थी। मैंने कभी इसका चेकअप नहीं करवाया था। अगर करवा लेती तो इस सब के बारे में मुझे पहले ही पता चल जाता और उसको टाइम पर इलाज भी मिल जाता, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सका था और ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा था। मैं खुद को बुरी तरह से कोसती हुई बाहर आकर रेनू और उसके बच्चे की सेहत के लिए प्रार्थना करने लगी थी। डॉक्टर अब इसके कुछ टेस्ट करने लगे थे। नर्स भी इधर से उधर भाग रही थी, जबकि मैं घबराई हुई थी और डर की वजह से एक तरफ ही बैठी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं और किससे अपना गम बांटूं। विहान का ख्याल आते ही मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लग जाता था कि जब मेरे पति को इस बारे में पता चलेगा कि मैंने उनके पीछे उनकी बहन के साथ क्या किया है, तो वो ना जाने मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। ऐसे में मुझे अपनी पड़ोसन का ख्याल आया, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मैंने फ़ोन करके उसे अस्पताल बुला लिया और फिर बिना कुछ छुपाए ही उसे सारी बात बता दी थी। ये सब सुनकर तो उसे भी बहुत बड़ा शॉक लगा था, जैसे उसे इस बात पर यकीन ही ना हुआ हो कि ये सब कुछ मैंने किया है। वो भी इस सब का कोई हल नहीं निकाल पाई थी, क्योंकि ये मैटर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चुका था। मैं अब ज़्यादा और कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। तभी मैंने अपने पति को फ़ोन करके जल्दी से घर आने के लिए कह दिया था कि अब सिचुएशन मेरे बस से बाहर निकलती जा रही थी और दूसरे डर की वजह से मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरे साइन करवाने के बाद और कुछ टेस्ट करवाने के बाद
डॉक्टर रेनू का ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगे थे। मेरी पड़ोसन ने मुझे एडवाइस दी कि मैं अपने पति को कुछ नहीं बताऊं, लेकिन अब मैं अपने पति से और कुछ नहीं छुपा सकती थी कि इस सब में सिर्फ मेरा ही कसूर था। रात के लगभग 10 बजे तक रेनू ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था। उसका अब रसोली का ऑपरेशन था और लगभग 4 घंटे तक वो ऑपरेशन चलता रहा और डॉक्टर रसोली निकालने में कामयाब हो गए थे। लेकिन रेनू की हालत बहुत सीरियस थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। उसकी बेटी को भी मैं ही संभाल रही थी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर उसे ज़रा सी सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा था कि धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुबह के 7 बजे विहान भी स्टेशन से सीधा अस्पताल आ गए थे। मेरी गोद में बच्चा देखते ही वो हैरान हो गए थे, लेकिन इससे पहले वो मुझसे कुछ पूछते, मैंने खुद ही उनको सारी हकीकत बता दी थी। नर्स ने आकर बताया कि रेनू को होश आ चुका है और वो हम लोगों से मिलना चाहती है। मैं बच्चे को लेकर विहान के साथ कमरे में चली गई थी, तो सामने ही बेड पर रेनू, जिसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी, वो बड़ी बुरी हालत में नजर आ रही थी। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसका चेहरा भी पीला पड़ रहा था। वो होश में थी, मगर उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मुझे और विहान को देखकर वो मुस्कुराने लगी थी, जिस पर हम चलते हुए उसके पास पहुंच गए। मैंने रोते हुए बच्चा उसके सामने किया तो वो फिर से मुस्कुराई, जबकि विहान हैरान थे कि आखिर ये बच्चा किसका था, जिसको देखकर उन्हें तो बहुत खुशी हो रही थी। मैंने चाहे अपने जिस मकसद से भी ये सब कुछ किया था, मगर मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि कभी रेनू की जान को खतरा हो। रेनू ने ऑक्सीजन मास्क उतारकर विहान को इशारा किया तो वो उसके करीब गए और रेनू ने अपने भाई को बताया कि भैया, ये बच्चा मेरा है और भाभी ने मेरी शादी अपनी मर्जी से करवाई थी, मगर इस बच्चे का पिता मर गया और ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकूंगी। मेरे मरने के बाद आप मेरे बच्चे को संभालना, उसका बहुत ख्याल रखना। रेनू ने उखड़े उखड़े सांस लेते हुए धीरे धीरे शब्दों में कहा तो मेरी आंखें आंसुओं से भीगती चली गई थी। रेनू ने अपने भाई से झूठ बोल दिया था। उसने झूठ बोलकर मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया था। वो इस टाइम पागल रेनू नहीं लग रही थी, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह बातें कर रही थी, जिसे हर बात की समझ है। विहान ने अपनी बहन रेनू को तसल्ली दी, मगर अगले ही पल रेनू ने अपनी आंखें फाड़ दी थी और हम लोग बुरी तरह से रोने लगे थे। लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। रेनू इस दुनिया से जा चुकी थी। उसी दिन हम रेनू की डेड बॉडी को लेकर घर आ गए थे। मुझे रेनू की मौत पर बहुत अफसोस था कि उसने सब कुछ जानते हुए भी अपने भाई को सच्चाई नहीं बताई। मैं जिंदगी भर उसकी बहुत बड़ी एहसानमंद रहूंगी। और जाते जाते वो मेरी गोद भी औलाद से भर के चली गई थी। रेनू का अंतिम संस्कार करने के बाद हमने उसकी बेटी को अपना नाम दे दिया था, तो अपना बना लिया था और अपने सगे बच्चे से भी बढ़कर हम उससे मोहब्बत करने लगे थे। वो हमारी आंखों का तारा बन गई थी, जिसमें हमारी जान बसती थी। आज हम उसके साथ बहुत अच्छी और खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बच्चे की खातिर ये सब कुछ ना करती तो शायद आज रेनू हमारे साथ होती, वो जिंदा होती, या शायद रेनू अपने आखिरी टाइम में मेरे पति को सब कुछ सच सच बता देती, उनसे झूठ नहीं बोलती, तो मेरे पति इस टाइम मुझे डिवोर्स देकर छोड़ देते और मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देते। मगर रेनू ने ऐसा नहीं किया था। उसने ना सिर्फ मेरी गलती छुपाई थी, बल्कि अपना बच्चा भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए सौंपकर चली गई थी, जिसे पाकर मेरी जिंदगी संवर गई थी। मेरी जिंदगी में कोई कमी बाकी नहीं रही थी। मैंने कई साल रेनू को संभाला था, उसका ख्याल रखा था, उसका पागलपन बर्दाश्त किया था और मरते टाइम वो मुझे अपना कर्जदार बनाकर चली गई थी। इतना बड़ा एहसान कर गई थी कि जिसे मैं चाहकर भी कभी उतार नहीं सकती थी। मैं उसकी बेहद शुक्रगुजार रहती हूँ, बल्कि मैंने उसके साथ जो गलती की थी उसके लिए भगवान से भी माफ़ी मांगती रहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में औलाद का लालच था। मैंने भी ये सब कुछ इसीलिए किया था। मेरे पति मुझसे बहुत खुश रहते थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर गलती से भी मेरे पति को ये बात पता चल गई तो मेरे पति मुझे अब भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अब उनको ये बात कौन बताएगा। रेनू इस दुनिया से जा चुकी है और मैं तो कभी इस बात को अपनी ज़बान पर भी नहीं लेकर आना चाहती, क्योंकि मैं खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। मेरी बेटी मेरे जीने का सहारा बन गई। मैंने रेनू की बेटी का नाम रेनू ही रखा था। मेरी बेटी रेनू आज 7 साल की हो गई है,
लेकिन हैरत की बात तो यह है कि उसने आंख खोलते ही मुझे देखा था, लेकिन वो मेरी तरह थोड़ी सी भी नहीं लगती। वो पूरी की पूरी रेनू की तरह ही लगती है। मुझे रेनू की बेटी होते हुए रेनू की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि रेनू की बेटी उसकी परछाई है। भगवान ने मेरी जिंदगी में सारी कमियां पूरी कर दी हैं। मैं अपने पति और अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।